This is our content. Okay. So how many chapters are there? There are 6 chapters in Indian financial system. First is Indian financial system itself, which gives us a brief study कि इसमें क्या है, why do we study this, ये Indian financial system का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या components होते हैं, etc. Next is money market and capital market. Then फिर आते हैं financial institution, financial services and investors protection. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग ने कवर किया है सो दैट वी कैन गेट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ताकि हमें हमारा जो इकोनॉमी है उसको कैसे, मतलब उसके साथ कैसे डील करना है या फिर क्या करना है जिससे हम लोग एक पॉजिटिव वे में और हमेशा प्रॉफिट कमाएं, वो किस तरीके से कमाएं, किस किस वे में कमा सकते हैं, वो चीज से डील करते हैं. नाउ नेक्स्ट. Okay, so today we'll be starting with our first chapter, that is Indian financial system. So what is Indian financial system? Okay, let's have a quick discussion. What do you mean by financial system? Now what is the meaning word finance? Finance means पैसे, कहाँ से लाना है, क्या लाना है, that we'll be talking later. Basically financial system means a set of complex and interlinked institutions. ठीक है, तो बेसिकली ये एक नेटवर्क होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का. इसमें कौन कौन रहते हैं? एजेंट्स रहते हैं, देयर आर प्रैक्टिसेस, देयर आर मार्केट्स, ट्रांजैक्शंस, क्लेम्स एंड लायबिलिटीज, एवरीथिंग व्हिच इज डीलिंग इन मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस ऑफ एन इकोनॉमी. तो एक इकोनॉमी में देयर आर ऑब्वियसली एजेंट्स, देयर आर मार्केट्स, देयर आर इंटरलिंक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. तो ये सारे जो नेटवर्क है ना, they do what? They do transaction in terms of obviously money as well as credit पे भी करते हैं बहुत लोग. Now, it is a set of institutional arrangements that interlink financial assets, financial market and financial institutions dealing in the transfer of fund from surplus spending unit to deficit spending unit. This is really very important. We should know what is this. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट्स है, मतलब द वंस हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब जिनके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा मनी है जितना होना चाहिए, और द वंस जिनके पास डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट है, मतलब जिनके पास कम पैसा है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे गरीब और अमीर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे उन बिजनेसमैन का बात हो रहा है या फिर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या व्हाटसोएवर का बात हो रहा है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा सेविंग्स बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा मनी फॉर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, तो हर वो इंस्टीट्यूशन, मार्केट या फाइनेंशियल एसेट्स को ये लोग क्या करते हैं? इंटरलिंक करते हैं. ठीक है, इंटरलिंक करने से क्या होता है, जिन लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जिन लोग इंटरेस्ट के थ्रू कमाना चाहते हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो लोग मार्केट में दे के दे वांट टू अर्न आउट ऑफ इट, and the ones who have deficit money or deficit spending units, जिनके पास कम पैसे हैं, they want money ताकि वो लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके या फिर अपने आप को उस लायक बना सके. तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग दे कैन पे इंटरेस्ट और दे कैन पे एनी अमाउंट, जिसके वजह से दे टेक लोन और मे बी डिबेंचर्स यू कैन से. ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स सब में डील करते हैं. यहाँ पे मनी मार्केट भी है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट भी है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे क्या है, व्हाट आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. ओके, इंटरमीडियरीज क्या होता है? मिडिलमैन बेसिकली. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मीडिएट और स्टैंड बिटवीन अल्टीमेट लेंडर्स एंड अल्टीमेट बोरोवर्स. ठीक है, अपने ऊपर में ये पढ़े थे ना, सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट्स टू डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट्स. तो सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट्स कौन हुए? दे आर द लेंडर्स, द वंस हु आर रेडी टू लेंड द मनी, मतलब जो पैसे देने को तैयार है. एंड अल्टीमेट बोरोवर्स कौन हुए? जिनको पैसों का जरूरत है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे आर द मिडिलमैन, दे मीडिएट या फिर वो बीच में खड़े होते हैं लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में. बेसिकली वो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट एंड द डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट. मार्क दिस वर्ड ताकि आप लोग एग्जाम में इनको यूज कर सको. The example of financial intermediaries are banks, insurance companies, unit trust और mutual funds, investment companies and so on. ठीक है, तो ये कौन कौन होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का? ऑब्वियसली बैंक. ठीक है, कुछ लेंडर्स होते हैं जो लोग
पैसे देते हैं और बोरोवर्स होते हैं जो लोग पैसे लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं वो लोग भी देते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट हो गया तो वो लोग भी देते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इज टू कलेक्ट सरप्लस और सेविंग्स ऑफ द सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट्स एंड टू लेंड देम on to the deficit spending units. Obvious सा बात है, what are they supposed to do? They are supposed to collect the money from the lenders and they are supposed to send or give the monies to the borrowers who are willing to get the money. Now next, both the surplus spenders and the deficit spender belong to the real sector of the economy. Obvious सा बात है ना, they will be belonging to the real sector of the economy because they are the ones who are wanting to lend and the ones who are wishing to borrow it. On the other hand, their main economic activity is to buy and sell productive factors and current outputs. ठीक है, तो इनका क्या काम है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इनका? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बिकॉज दे आर डीलिंग इन मनी। इनका है खरीदना और सेल करना जो प्रोडक्टिव फैक्टर है विच इज पैसे बोल सकते हैं, फिर जिससे हमें करंट आउटपुट मिल सकता है। On the other hand, the main economic objective to the financial institution is to purchase and sell the financial asset. Now, financial asset can be anything, fixed or liquid. Basically, liquid में ज़्यादा होता है, लेकिन fixed assets भी जो होते हैं, जो long term होते हैं, वो सब भी होता है यहाँ पे। ठीक है, we'll move forward. Next क्या है हमारा? What role do the financial intermediaries play? Now, this is really very important. We should always know कि financial intermediary हैं, ठीक है। Now, why are they important? उनका क्या रोल है? ठीक है, बेसिकली तो फाइनेंशियल intermediation is beneficial to both lenders and borrowers. Obvious सा बात है कि वो middleman है तो वो दोनों को ही फायदा देंगे ना, नहीं तो why are they the middleman? ठीक है, अगर borrower को या lender को फायदा नहीं होगा तो वो दोनों काम क्यों करेंगे? वो लोग डायरेक्टली करेंगे ना। तो गेन दोनों को होता है, लेंडर को भी होता है, बोरोवर को भी होता है। लेंडर को क्यों होता है? लो रिस्क, दे हैव अ वेरी लो रिस्क। क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रेशर नहीं होता है कि बोरोवर से पैसा लेना है, अगर बोरोवर ने पैसा नहीं दिया तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे जो मिडिलमैन होता है ना, दे गिव द अश्योरिटी दैट यस यू विल बी गेटिंग बैक योर मनी। तो उनके पास ना बहुत लो रिस्क होता है। ऐसे वी कैन नॉट से कि नो रिस्क, क्योंकि इंटरमीडिएरी भी तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमें ना दे पाए, बट बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोच के चलते हैं कि हमेशा लो रिस्क रहता है ना। ग्रेट लिक्विडिटी, ठीक है, ग्रेटर लिक्विडिटी होता है यहाँ पे। कैसे? जैसे कि आज पकड़ लो मैंने पैसा दिया, ठीक है, अब मैं लेंडर हूं, मैं पैसा दे रही हूँ, तो कैश में दिया या जिसमें भी दिया मेरे को तो पैसा वापस भी मिलेगा, प्लस थोड़ा ज्यादा से ही मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अपना कोई मोटिव रहेगा तभी तो मिल रहा है। और हम जब चाहें वो इंटरमीडिएरी से अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो मिडिलमैन होता है, इसमें आपको बोरोवर को नहीं ढूंढने जाना होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन जो होता है ना बहुत इजी वे में और बहुत सॉफ्टली आप करवा सकते हो। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, आपको उतना सोचना नहीं पड़ता है कि आपसे लोन कौन लेगा कौन नहीं लेगा। आपके पास अपने आप मिडिलमैन आएगा और वो लोन लेके जो बोरोवर है उसको दे देगा। Some other services are also provided by financial intermediaries, जैसे कि जो भी तुम्हारा ऑफिशियल काम होता है या फिर जो तुम्हारा मतलब पेपर वर्क रहेगा वो सब कुछ इंटरमीडिएरी ही करके देगा। यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, अपना एफर्ट्स भी नहीं लगता है, सब कुछ मिडिलमैन करके दे देता है। नाउ द गेन्स टू द बोरोवर्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। कैसे? फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ लार्ज फंड। अब मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो मेरे को क्या पता कि लेंडर कौन है, कहाँ से मिलता है। ऑब्वियस बात है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे पास उतना कॉन्टैक्ट नहीं है। बट व्हाट आई कैन डू इज, हम इंटरमीडिएरी के पास जाएंगे, आई विल टेल हिम और हर कि मेरे को पैसा का जरूरत है, तो मेरे को बहुत इजीली इंटरमीडिएरी से लार्ज फंड मिल सकता है। सी वी हैव टू इग्नोर आवर इंटरेस्ट अमाउंट जितना भी मिलता है, क्योंकि वो हम लोग को देखना होगा कि किस का कैसे मिलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये सब में थोड़ा कम रहता है, बट अगर आप आउटसोर्स से लेते हो, कोई नॉर्मल एजेंट से या फिर इनसे लेते हो तो फिर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दैट वी हैव टू थिंक। बट इंटरमीडिएरीज क्या करते हैं ना, दे मेक श्योर कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, कम से कम इंटरेस्ट में दिलाते हैं वो पैसे। देखो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भी एक पॉइंट।
greater certainty of the availability of fund from the financial intermediaries. अब आप कहीं बाहर जाके मांगोगे ना, बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलता है या कुछ रीजन की वजह से रुक जाता है, बट अगर आप इंटरमीडियरी के थ्रू जाते हो ना, तो आपको एक बैक सपोर्ट या बैकिंग मिल जाता है कि हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको उतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होता है आपको उन सब चीज को फेस नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट इज व्हाट, some preferential treatment from the financial intermediaries. अब ऑब्वियस सा बात है ना कि आज बहुत सारे बोरोवर्स खड़े होंगे पैसे लेने के लिए, लेकिन आप अगर एक इंटरमीडियरी के थ्रू गए हो तो प्रेफरेंस तो आप पहले हो गए ना, यू विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस वो इंटरमीडियरी के लिए, फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि इंटरमीडियरी बहुत टाइम से ना काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो भरोसेमंद हो जाते हैं. ठीक है, और आप उसके पास गए हो तो आपका काम होना मतलब 90 to 99% मान के चलो कि हाँ हो जाने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को पूछ रहा है किस चीज के बारे में, डायरेक्ट फाइनेंस के बारे में और इनडायरेक्ट फाइनेंस के बारे में. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग को डायरेक्टली फाइनेंस मिल जाता है फ्रॉम द लेंडर्स, एंड बहुत बारी इनडायरेक्ट वे में मिलता है, कैसे, थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे. तो बेसिकली डायरेक्ट फाइनेंस में क्या है, डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ फंड सरप्लस यूनिट एंड अ फंड डेफिसिट यूनिट. तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है किन दोनों के बीच में, द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स. और यहाँ पे इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ फंड सरप्लस यूनिट एंड अ fund deficit unit through a financial intermediaries. So lenders and borrowers, they go and meet the financial intermediary or the middleman जो ये काम proceed करवाता है. तो वो indirect finance हो गया. आप directly lender के पास नहीं जा रहे हो, आप financial intermediary के through अपना fund को arrange करवा रहे हो. Now under direct finance, second point is the transaction involves just two parties, one borrower and the वन इज लेंडर. सिर्फ दो ही पार्टी होता है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली आप डील कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हो जाता है लेंडर, दूसरा हो जाता है बोरोवर. बट इनडायरेक्ट वर्ड से क्या पता चल रहा है, हमको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ रहा है ना. तो दी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व थ्री पार्टी, वन लेंडर, वन बोरोवर एंड वन इंटरमीडियरी, द मिडलमैन. ओके, थर्ड इज व्हाट, the investor faces problem in finding the credit worthy borrower. अब ऑब्वियस बात है, सबके मन में ना एक रिस्क होता है कि वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, will he or she be able to repay my money or not. तो वो चीज रहता है, लेकिन अब किसको पैसा का जरूरत है, मेरे को ये भी तो नहीं पता चलेगा ना, तो ये मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकता है. बट अगर इंटरमीडियरी होगा तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बोरोवर भी उनके पास ही जाएंगे, लेंडर भी उनके पास ही जाएंगे. तो the investors does not look for credit worthy borrowers, instead the intermediary does. तो intermediary ही सब काम कर देता है हमारा, हमको कोई काम में मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत सोचना नहीं पड़ता है. Now point number 4 is the small investor fund is difficult to find a borrower or fund deficit unit willing to accept fund from him because of the indivisibility ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग को प्रॉब्लम होता है बोरोवर्स को ढूंढने में. ठीक है, फर्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, कि जो डेफिसिट यूनिट है उनको प्रॉब्लम होता है, मे बी डिविजिबिलिटी ऑफ फंड ना हो, कम पैसा चाहिए, कम नहीं मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है और उसको ज्यादा में ही करना है, तो उस टाइप के बोरोवर या उस टाइप के लेंडर ढूंढने में प्रॉब्लम होता है. बट जो हमारा इनडायरेक्ट फाइनेंस है, उसमें इट इज द जॉब ऑफ द इंटरमीडियरी on behalf of the original investor to find a borrower or the fund deficit unit willing to accept his fund. ठीक है, तो ये क्लियरली एक इंटरमीडियरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करवाते हो. ठीक है, आपको जुगाड़ना है, बाकी हम पैसा देने को तैयार है और एक जो पार्टी है वो पैसा लेने को तैयार है. क्लियर, विल मूव फॉरवर्ड. आगे क्या है, देयर इज नो ट्रांसमिटेशन इफेक्ट. ठीक है, there is their term and condition from the viewpoint of the fund surplus unit are as same as the terms and conditions from the viewpoint of the fund accepting
यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम टू सेम, ठीक है। इसमें क्या रहता है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट नहीं रहता है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट, मतलब सारा टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली सेम ही रहता है। और यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट दैट इज द पैकेज एंजॉयड बाय द इन्वेस्टर एंड दैट फेस्ड बाय द फंड एक्सेप्टिंग यूनिट आर कंप्लीटली डिफरेंट। ऑब्वियस सा बात है ना कि लेंडर और बोरोवर दोनों तो सेपरेट पार्टी है, ये मिडिल मैन के ऊपर है कि उसको कितना बेनिफिट देना है कितना नहीं देना है, इट इज ऑल डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे अलग होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडियरी, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा अलग है, देखो क्या है। दीज आर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू इंडस्ट्री। अब ऑब्वियस सा बात है ना कि ये क्या है, ये लोग ना इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। दे मेक अ ब्रिज बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। वी गॉट टू नो दिस कि जो लोग सेव करते हैं और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब द बोरोवर्स, ओके। दे कलेक्ट द फंड फ्रॉम द सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट, सेम एज दैट, एंड मेक देम अवेलेबल टू द डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट। तो जिनके पास पैसे हैं उनसे लेके जिनको जरूरत है पैसों का उनको दे देते हैं। The main financial institution in the Indian money market are commercial banks. Obvious सा बात है कि commercial banks are there. The principal institutions or intermediaries in the Indian capital market are, देखो एक होता है money market, एक होता है capital market। तो money market में तो commercial banks, capital market में कौन कौन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर NBFCs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होता है DFIs, फिर म्यूचुअल फंड्स भी होता है एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी होता है। तो कैपिटल मार्केट में हमारे ये सब होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, और मनी मार्केट में कौन होता है, हमारा कमर्शियल बैंक होता है। नाउ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कौन कौन आता है, बैंकिंग इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये हो गए कौन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के। अब हो जाते हैं फाइनेंशियल नॉन इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन और होते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब के बारे में हम लोग इन डेप्थ आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के अंदर में क्या आता है, ठीक है, क्या क्या है। देखो यहाँ पे नॉन बैंकिंग के अंडर आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, लेकिन पहले बैंकिंग नॉन बैंकिंग पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, इसमें क्या है, एरिया। पहले अपने एरिया जान लेते हैं कि क्या क्या एरियाज को कवर करता है। ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, जो फंक्शंस और एक्टिविटीज ये करता है ये बैंकिंग है। तो ऑब्वियस बात है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो RBI सेट करके रखता है, गवर्नमेंट करके रखता है, वो उन लोग को फॉलो करना पड़ता है। नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज क्या होता है, यहाँ पे दोनों रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है, अनऑर्गेनाइज भी रहता है, ठीक है। अब कैसा टाइप का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तीन तरीके के, सेविंग्स, फिक्स्ड और करंट। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं क्या क्या तीन तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक्स, हमारा कमर्शियल बैंक जो होता है, सेविंग्स, फिक्स्ड और रेकरिंग या फिर करंट जिसको बोलते हैं। और जो नॉन बैंकिंग होता है वो मेनली फिक्स्ड में ही काम करता है, वो और किसी चीज में काम नहीं करता है, ठीक है। वहां पे कोई सेविंग्स और कोई करंट नहीं होता, वहां पे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है सीधा। नो मार्केट क्या है, लार्जर होता है, ठीक है, लार्जर इंपॉर्टेंस देता है किसको, मनी मार्केट को, और नॉन बैंकिंग किसको देता है, ऑब्वियस सा बात है कैपिटल मार्केट को देगा, ठीक है। नेक्स्ट विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट, कौन विड्रॉ कर सकता है या फिर क्या है, डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी सेविंग्स थ्रू डिपॉजिट स्लिप और चेक फ्रॉम सेविंग्स डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट whenever so desire, ठीक है। जब भी हमें चाहिए होगा what we can do is, हमारे पास एक स्लिप रहता है, हम लोग वहां से अपना विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉल स्लिप जिसको बोलते हैं,
ठीक है, जो भी डिपोजिटर होता है, मतलब द वन हु हैव गिवन देयर मनी, तो वो लोग ऑब्वियस बात है ना, उनका पैसा वो लोग तो निकाल सकते हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स भी है, फिक्स भी है और करेंट भी है. But depositors can withdraw deposit only on the maturity. Why maturity? Because यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है. तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई चेक फैसिलिटी, यहाँ पे कोई स्लिप फैसिलिटी नहीं होता है. तुम्हारा मेच्योरिटी टाइम होगा 5 साल, 10 साल, 1 साल, जो भी है, तभी आप निकाल सकते हो. नाउ क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन, हाँ ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हैं हम लोग क्रेडिट. और यहाँ पे क्या होता है ना कि नॉन बैंकिंग जो होता है ना, ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है. अगर आपको चाहिए तो हम इधर से उधर से दिला देंगे, बट क्रेडिट क्रिएशन जो सिस्टम होता है ना, वो ये लोग नहीं करते हैं. नाउ नेचर ऑफ क्रेडिट किस टाइप का होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये लोग शॉर्ट टर्म करते हैं ताकि उन लोग अपना वर्किंग कैपिटल जो होता है ना उसको मीट कर सके, ठीक है. कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस ये सब इसलिए होते हैं, ठीक है. और तुम्हारा जो ये होता है नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग क्या होता है, नॉन बैंकिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म देता है, क्योंकि देखो इसका पहला चीज क्या है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, मैच्योरिटी में ही निकाल सकते हो. इसमें क्या है, ट्रेड और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जो भी तुमको अपना काम करना है तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट ही देता है. क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल क्या है, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो इसको रेगुलेट करता है ना, कोई और बाहर से आके तो रेगुलेट करेगा नहीं. तो ये डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई. एंड जो यहाँ का क्रेडिट कंट्रोल है, वो क्रेडिट कंट्रोल एज सच कुछ नहीं होता है. कौन करता है इसमें, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक कैन नॉट कंट्रोल दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो यहाँ का कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं होता है कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को ही कर सकते हैं. Now last point is what, money deposited with the central bank, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, अब ऑब्वियस सा बात है ना कि जो हमारा नॉन बैंकिंग है उनको कंट्रोल ही नहीं करता है सेंट्रल बैंक, तो उन लोगों को तो पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है ना सेंट्रल बैंक के पास. बट व्हाट, कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दे आर द वंस हु नीड टू डिपोजिट सम मनी विद द सेंट्रल बैंक. को एक फिक्स्ड पार्ट होता है जो उनको रखना पड़ता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बाउंड टू डिपोजिट एनी पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक. उनको कोई भी पार्ट ऑफ डिपॉजिट अपना ना सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखना पड़ता है. नाउ अभी अपने ऊपर पढ़े थे ना ट्रांसमुटेशन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज ट्रांसमुटेशन इफेक्ट, द फेनोमेनन of completely changing the package or offered to the borrowers from the one enjoyed by the lenders is called transmutation effect, ठीक है. ये जो changing है ना, तो ये changing को ही बोलते हैं ट्रांसमुटेशन इफेक्ट, ठीक है. The use of the term intermediary here should not be confused with that used later to describe banks, FIs, financial institutions, etc. which perform the transmutation effect. वो लोग तो करते ही है ना. Here the term has been used in day-to-day sense and include broker, agents, sub brokers and like, ठीक है. तो ये लोग क्या क्या चीज को किन लोगों को ये क्या बोलते हैं, इंक्लूड करते हैं, ब्रोकर्स रहते हैं, सब ब्रोकर्स रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं, ठीक है. तो ये लोग ट्रांसमुटेशन इफेक्ट को कैरी ऑन करते हैं. कैसे, थोड़ा सा चेंजेस जो रहता है पैकेज में वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विस. फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, देख लो. मर्चेंट बैंकिंग होता है, हायर परचेज एंड लीजिंग होता है, फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग होता है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग होता है, इंश्योरेंस सर्विसेज होता है, अदर्स होता है, ठीक है. अपने एक एक के बारे में क्लियरली आगे पढ़ते जाएंगे. मर्चेंट बैंकिंग पता ही होगा क्या है, ठीक है. हायर परचेज, लीजिंग, ये सब कुछ के बारे में हम लोग आगे फुल नॉलेज लेंगे इसके बारे में, ठीक है. नाउ वन फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये जो रूडिमेंटरी फाइनेंस है ना, ये क्या है रूडिमेंटरी फाइनेंस. रूडिमेंटरी फाइनेंस refers to the financial system in an underdeveloped or traditional economy in which per capita output is low and declining over a period of time. Generally, basically यहाँ पे rudimentary finance क्या होता है पता है, सिर्फ मनी में डील करता है, ठीक है. बेसिक चीज में जो जगह, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है या ट्रेडिशनल होता है, पुराना होता है, वो लोग थोड़ा डिक्लाइन कर रहे हैं, उनका जो पर कैपिटा आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है. तो
वो लोग का क्या होता है ना, ये लोग रूडिमेंट्री फाइनेंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। द बेस मनी इन अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस, ये कौन है, ये गिरले एंड शॉ का बोला हुआ है। The basic feature of the rudimentary finance is the absence of series of financial assets, instruments that would stimulate savings, and the absence of series of financial market that would allocate savings completely to investment, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे सेविंग्स का है ही नहीं, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे। एज वेल एज यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट है, इन सब चीज से जो बोलते हैं सेविंग्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है इन सब फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। तो अंडर रूडिमेंट्री फाइनेंस देयर इज नो फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन मनी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एसेट है जिसको बोलते हैं हम लोग मनी। देयर इज नो इकोनॉमिक यूनिट could invest more than its saving because there would be no financial asset to put the excess saving, ठीक है। तो इनके पास बहुत कम पैसा रहता है, इनके पास कुछ सेविंग्स नहीं रहता, इकोनॉमिक यूनिट नहीं रहता, इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, जो ये लोग फाइनेंशियल एसेट में लगा सके। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट, ठीक है, या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज कैपिटल मार्केट या क्रेडिट मार्केट। दो the money market deals in short term claims while capital market deals in long term। ऑब्वियस बात है ना, जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो हमेशा शॉर्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा, जो मनी मार्केट है वो हमेशा शॉर्ट टर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड रहता है और कैपिटल मार्केट हमेशा फिक्स टर्म्स में चलता है। इसीलिए द कैपिटल मार्केट इज instrument based, that is fund transfer always takes place through the exchange of some medium। long term investment याद रखना, it may involve an issue of share of by a company or the issue of debt instrument by the government, or it may involve secondary transactions in those instruments, ठीक है। Next is what? Next is credit market, which involves loan transactions from banks, financial institutions and money banking financial companies, ठीक है। फिर क्या है, here no issues of instruments is involved, thus when a farmer or self-employed person is financed by a bank, or when an industrialist obtains a loan from the financial institution, the transfer of fund become credit market transaction, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जो कैपिटल मार्केट होता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स बोल सकते हैं, डेट मार्केट जिसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्रेडिट में देते हैं पैसा, ठीक है। किनको, सेल्फ एम्प्लॉयड जो रहते हैं उनको, वो लोग बैंक लोग दे देते हैं, ठीक है। कोई अगर किसी को लोन चाहिए, फार्मर को या फिर उनको, वो लोग बैंक से ले लेते हैं, और जिनको बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए उन लोग को लोन मिल जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर टिल हियर? वाओ, हम लोग का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, डिफाइन मनी, ठीक है। मनी का क्या है, व्हाट इज मनी, बेसिक सा चीज है, सबके पॉकेट में होगा अभी। तो a material which is acceptable to all as a medium of exchange, mark this point, medium of exchange, and work as a unit of measure of value, mark this point as well, unit of measure of value, standard of deferred payment, third point, and fourth will be your store of value, ठीक है, of a country in a fixed era is called money in economics, ठीक है। एक मनी पैसा, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, बट जो हमारा ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, तो ये 4 पॉइंट्स होता है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, जो मनी एक्चुअली बोलता है। बेसिकली ये चारों पॉइंट क्या है, ये चारों पॉइंट फंक्शंस है मनी का, ठीक है। 4 फंक्शंस ऑफ मनी, डेफिनेशन क्या है मनी का,
ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑब्वियस सा बात है ना, आज अगर हमें सामान खरीदना हो, अभी तो बार्टर सिस्टम है नहीं कि सामान के बदले सामान, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अगर हमें सामान खरीदना है तो हम लोग क्लियरली मनी दे देंगे एंड मनी के थ्रू इन एक्सचेंज में हम लोग को जो भी चीज चाहिए होगा वो हम लोग ले सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए का सामान मिलेगा, 100 रुपए देंगे तो 100 का, और 1000 देंगे तो 1000 का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं ना वैल्यू, 10 ग्राम्स का इतना रुपया पे करना है या फिर 1 kg का इतना पे करना है, तो दैट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पहले तुम कर सकते थे क्या कि एक सामान दे दिया और फिर बोले कि हाँ ठीक है इसको रखो, खराब मतलब बाद में दे देना, वो तो खराब हो जाएगा ना, बहुत सारे गुड्स तो पेरिशेबल भी होते थे। तो उस चीज को हटाने के लिए, उस बैरियर को हटाने के लिए ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट लाया गया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब डेफर्ड इज फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। तो आप बाद में भी पैसा दे सकते हो, वो एक तरह से लोन एंड इन सब चीज को लेके। और स्टोर ऑफ वैल्यू, आज 10 रुपए लोन ले रहे हो या फिर आज 1000 रुपए लोन ले रहे हो, तो वो कुछ टाइम बाद आगे जाके भी आई एम लायबल टू पे 1000 रुपए ओनली, ठीक है। तो वो आप वो वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस इन एन इकोनॉमी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम लोग को फाइनेंस चाहिए एक इकोनॉमी में, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस इकोनॉमी, ये सब क्यों जरूरी है। एनकरेजिंग एंड मोबिलाइजिंग सेविंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि आज अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हमें सेव करना चाहिए, वो सेविंग्स किस में बदलेगा, इन्वेस्टमेंट में बदलेगा। फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सा बात है, सेविंग्स हमारे पास इतना ज्यादा हो गया तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना ही पैसे से थोड़ा और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दस एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, अगर आपका अपना बिजनेस है, प्रोडक्शन सेटअप है तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ज्यादा पैसा है अगर सेविंग ज्यादा है। और नहीं तो एफिशिएंट एलोकेशन हम लोग कर सकते हैं रिसोर्सेज का, हम लोग सही जगह पे अपना पैसा लगा सकते हैं जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिले। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, लेवरेज वगैरह हम लोग को सोच के चलना होता है कि किस हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। लेवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि कितना रिस्क हो सकता है, आज अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कितना रिस्क होगा, आज हम अगर इस इंसान को पैसा देते हैं तो मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए या फिर कुछ हो ना जाए। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, आज हमारे पास पैसा है तो हम लोग खुद भी ट्रेड कर सकते हैं, फिर द वंस हु नीड मनी हम लोग उनको पैसे देके ट्रेड करने दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, हम लोग तो हमारे पास तो सेविंग्स है, अच्छा पैसा है, तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि आज हमारा जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, हम लोग दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फाइनेंस इन एन इकोनॉमी, क्या क्या रोल है इकोनॉमी में, ठीक है। ये फंक्शंस था, अब रोल पढ़ते हैं क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाइनेंस जो है ना वो सेल्स में हमारा बहुत हेल्प करता है, परचेज में भी हेल्प करता है, क्या चीज का, रॉ मटेरियल्स हो गया, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो आज अगर हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा, आज हमारे पास पैसा रहेगा, ठीक है, तो आप सही जगह पे पैसे लगा भी सकते हो, ठीक है। खरीदोगे उससे रॉ मटेरियल तभी तो प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग को बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ताकि हम लोग सेविंग्स कर पाए अपने कंट्री में, ताकि हम लोग उसको आगे जाके इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना ज्यादा आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमा सकते हो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। लाइफ ब्लड ऑफ कॉमर्स, ऑब्वियस सा बात है, अगर पैसा नहीं होगा तो हमारा जैसे हमारे बॉडी में ब्लड चाहिए होता है ना फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है, एक इकोनॉमी हमारा बॉडी के तरह है, ठीक है, उसको बाकी चीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट ब्लड फ्लो के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा नेसेसरी जो सप्लाई होता है कैपिटल का वो बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग मतलब हमारा जो बिजनेस है ना वो बिना पैसा का नहीं चल सकता है। नाउ सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का, डेवलपमेंट बैंक हेल्प टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट बाय अरेंजिंग नेसेसरी फाइनेंस फॉर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है उसका मतलब अपने आप ही सोर्स हो गया ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेविंग्स है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट तक का पैसा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है,
तो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है किस किस चीज में, आपका न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट है और ये सब है, उन सबको अरेंज मतलब एस्टैब्लिश करने में, उनको फंड अरेंज करके दे सकते हैं फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सा बात है कि आज हमें अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा तो कहाँ से लेंगे, सेविंग से ही तो लेंगे ना अपने, ठीक है। तो एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है वर्किंग कैपिटल रखना, ठीक है। तो ये सब चीज कहाँ से मेनली फाइनेंस होता है, ये सब बेसिकली आपका बैंक जो होता है वो फाइनेंस करके दे देते हैं। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डन। सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या है कि जो हमारा जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या चीज में हेल्प करता है, हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में और स्मूथली उसको रन करने में, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हम लोग जो हमारा क्रेडिट है और प्रोमिसरी नोट्स के थ्रू ये सब चीज को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम लोग इसलिए करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपरली इसको बारे में इसको जानते हैं और कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्यों, ताकि हमारा जो कैपिटल एसेट है वही एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, उन सब चीज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना फाइनेंशियल सिस्टम। The financial system of a company play a very significant role in the growth process of that economy, ठीक है। आज हमारा अगर इकोनॉमी है, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कैपिटल को अक्यूमुलेट कराता है, ठीक है, ताकि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके। कैसे हो सकता है, हम लोग को अगर सेविंग्स के लिए एनकरेज कर दे तो, ठीक है, हम लोग को मतलब अपने अंदर इच्छा रखना होगा, चाह रखना होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करें। नाउ आफ्टर सेविंग व्हाट वी कैन डू इज मोबिलाइज आवर सेविंग्स, ठीक है। हम लोग प्रॉपर वे में अपने सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इट इन अ बेटर वे एंड बाय एलोकेटिंग सेविंग्स इन प्रॉपर यूजेस। नाउ वी हैव डन आवर सेविंग्स, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जो हमारा सेविंग्स है उसको प्रॉपर वे में यूज करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी टू पेट्रोनाइज फॉरेन ट्रेड, ऑर्गेनाइज पब्लिक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे क्या है। ना कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि जितना भी हमारे पास अमाउंट है वो डिपेंड करता है किस चीज में, जितना ज्यादा हम लोग सेव कर पाए और जितना ज्यादा मोबिलाइज कर पाएंगे अपना सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, ये बहुत ही वाइटल है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है किस चीज में, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में। हमारा कैपिटल को जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम लोग उससे ज्यादा कमा पाए। The rate of capital formation is high of those countries whose financial system is developed and well organized. जितना ज्यादा आपका फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा आपके इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज व्हाट, फेवरेबल एनवायरनमेंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज्यादा हमारे जो सेविंग्स एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एसेट्स रहता है, फाइनेंशियल मार्केट्स रहता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेगुलेटर्स, जितने लोग भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, और वो लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, वो लोग पूरे टाइम इस चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं और वो लोग एक सिक्योरिटी दे के रखते हैं सेविंग्स पे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग एक हमारे अंदर इंटरेस्ट रहे, ठीक है, और हम लोग का जो जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके सब कुछ सिक्योर्ड रहे। क्लियर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस में क्या होता है कि फाइनेंस को कहीं से आप लेके आ रहे हो, ठीक है, वो कैसे लेके आओगे। फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स द प्रोक्योर फंड फाइनेंस ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको जो आप पैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, वो इस तरीके से मैनेज करता है आपका एक्टिविटीज ताकि आप अपना जो जितना भी पैसा है उसको सही तरीके से यूज कर पाओ, ठीक है।
Actually, financial system representative agencies of the capital market are involved in one side and representative agencies of money market are involved in the other side. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट ऑब्वियस बात है अलग है और मनी मार्केट अलग है, तो दोनों अलग अलग जगह पे अपने अपनी जगह पे वो रन कर रहे हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियस बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज बहुत सारे हैं, जैसे कि बैंक का चेक होना, बैंक ड्राफ्ट होना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई कॉमर्स बिजनेस, ये सब होता है. ठीक है, ये सब क्या होता है, डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है, और ये चीज क्या होता है, इसमें बोथ टाइम और मनी दोनों सेव होता है, इसमें सब कुछ एकदम एफिशिएंटली होता है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत जल्दी प्लेस करता है ना. सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या है, social security is different institution of financial system play an important role to increase the standard of living of the country. जितना ज्यादा आपका per capita income होगा उतना ज्यादा आपका standard of living high होगा. ठीक है, टू पेट्रोनाइज फॉरेन ट्रेड, अब ऑब्वियस सा बात है कि फॉरेन ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड डे बाय डे इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होता जाएगा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का, और वो चीज को क्या होता है ना कि हम लोग को ओबे करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है ताकि फॉरेन ट्रेड भी हमारे पास आ सके. ऑर्गेनाइज पब्लिक फाइनेंस, ऑर्गेनाइज पब्लिक फाइनेंस इज व्हाट, कि आज हमारा जो इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि वो फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसको एकदम प्रॉपर वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू हेल्प करते हैं, मतलब उसके लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर ये कैसे हो सकता है, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके, थोड़ा उसके बारे में गुड कैलकुलेशन अगर करें तो हमारा जो सब कुछ होगा सब स्टेबिलिटी के साथ होगा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी कंफर्म कैसे, अगर हमारा जो रियल नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगा, वो इम्प्रूव हो. ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा जो स्ट्रक्चर है मनी का, फाइनेंस का, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री का किस पे डिपेंडेंट है, एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा बेटरमेंट होगा हमारे लिए. नेक्स्ट इज what are the components of financial system of a country. ठीक है, अब फाइनेंशियल सिस्टम है जो हमारा कंट्री का, उसके components क्या है, क्या क्या है उसमें. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स. ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, ये लोग वही होते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ अटैच्ड हैं. ठीक है, जनरली हम लोग इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ठीक है, ये लोग का क्या रहता है, ये लोग फाइनेंशियल और कैपिटल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट, या अनदर कॉम्पोनेंट है. क्या कॉम्पोनेंट है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स और ये सब चीज को लेके परफॉर्म करते हैं. ये जो मार्केट रहता है इसमें डिफरेंट एसेट्स में ये लोग डील करते हैं सो दैट हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से लगा पाए. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट क्या है, इसमें आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है, कोई पर्सन से, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर और डिबेंचर को, या फिर कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स हो, कमर्शियल पेपर्स हो, ये सब चीज को क्या कर सकते हो आप फ्यूचर में डिमांड कर सकते हो इसके लिए. फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस related services which financial institution give to the investors and business establishment are called the financial confirmed dynamism of the financial system. ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं इसमें, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेटेड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिजनेस को इस्टेब्लिश करवाते हैं. ठीक है, अपने सर्विसेज के थ्रू. नाउ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन होते हैं, यही लोग होते हैं जो लोग ये सारा कंपोनेंट्स और ये सब होते हैं इनको चलाते हैं. ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या चीज से रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल सिस्टम से. और इसमें जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं. वी हैव डन आवर 15 क्वेश्चंस एंड देन नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय.